नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आज की क्लास में क्या कुछ नया है। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो सी डी एंड पैडा की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 105 तक ये हमारी सी डी और पैडा की 7th क्लास है। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप सीटेट को क्रैक करना चाहते हो तो आप मेरे ये पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। अगर आपको ये समझ में आ गए ना, ये बिल्कुल ही नया तरीका है और सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, बस आप समझ लेना। और अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो जो सी डी और पैडा का 90 मार्क्स का पोर्शन होता है उसमें से 85 कहीं नहीं गए। इसके बाद 5 नंबर कहीं से भी ले आना, 90 हो जाएंगे। और भाई 90 के बाद भी 60 मार्क्स बचते हैं। 60 में से क्या 30 नहीं आएंगे, 30 आते ही आप 100 से ऊपर चले जाओगे। और मेरे ज़्यादातर बच्चों के 100 नंबर से ऊपर ही आते हैं, आपके भी आएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की जर्नी। क्वेश्चन नंबर 91 उन बच्चों के लिए जिसके पास पीडीएफ है, वो अपनी पीडीएफ निकाल लो। और जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जो चीज़ें वर्बली बताता हूँ उनको लिखते जाना, वो आपकी थ्योरी हो जाएगी। जितनी थ्योरी मैं वर्बली बताता हूँ उससे ज़्यादा थ्योरी की सीटेट में ज़रूरत नहीं है। बाकी थ्योरी के कुछ अलग से वीडियो आएंगे, वो होंगे थिंकर्स के ऊपर, तो उसको उसमें भी मैं उतना ही बताऊंगा जितनी सीटेट की ज़रूरत है। उसको आप देख लेना, बहुत मज़ेदार वीडियो बनेंगे वो, और बहुत मज़ेदार क्लास होगी। आप एक बार देख लोगे उसको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करेगा। अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई जो पॉजिटिव चीज़ होगी वही तो अभिप्रेरित करेगी। तो हमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव ढूंढना है। देखो कितने आसानी से आंसर आता है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। देखो कहीं पे भी आए बहुत सरल या बहुत कठिन, यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पे अति हो रही हो, उसको आप नेगेटिव करेंगे। क्यों नेगेटिव होते हैं भाई? बच्चे को थोड़ी पता है बहुत कि जो चीज़ टीचर बता रहा है या सिखा रहा है वो सरल है या कठिन है। ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको सरल बनाता है या कठिन बनाता है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरा थोड़ा छोड़ देंगे या देखते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। देखो व्यक्तिगत संतुष्टि पॉजिटिव होती है। ये व्यक्तिगत संतुष्टि जो है ये बच्चे के लिए है, यानी बच्चा इंडिविजुअली सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो ज़्यादा सबसे अच्छा सीखेगा, सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित होगा, ये कहना चाह रहा है। तीसरा है बाह्य कारक। बाह्य कहीं पे भी आए उसको नेगेटिव कर देना। देखो जो ये डंडा लगाता हूँ ये नेगेटिव का होता है और जो ये गोल कर देता हूँ ये पॉजिटिव होता है। चौथा देखेंगे, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। अभिप्रेरण भी पॉजिटिव होता है, यानी कि बच्चा कब सीखे? जब उसको थोड़ा सा डर हो कि यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, इसलिए मुझे पढ़ना है, इसलिए वो अभिप्रेरित है। तो भाई देखो, क्योंकि ये इसमें भी पॉजिटिव लगा दिया मैंने, इसमें भी पॉजिटिव लगा दिया, तो ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि आंसर कौन सा है। तो अब देखिए, ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 में, 3 में या चारों में कन्फ्यूजन हो जाएगी कि भाई आंसर कौन सा है। तब आपको क्या करना है? बहुत आसान तरीका। सबसे पहले आप देखेंगे विस्तारित कहाँ है। तो देखो, अगर मैं दोनों को पढ़ूँ, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि या असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण, तो दोनों में से मुझे विस्तार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी चीज़, आप मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव देखेंगे तो भाई दोनों में ही पॉजिटिव आ रहा है। तीसरी चीज़ देखेंगे कि बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील करेगा। अब देखो, लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि, यानी बच्चा इसमें खुद सेटिस्फाई होगा। दूसरे में क्या, उसको डर लग रहा है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इसलिए वो अभिप्रेरित है। तो भाई कहाँ बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है? सिंपल सी बात है, यहाँ फील कर रहा है। जब आप 2 या 3 में या 4 में फंसें तो सबसे पहले विस्तार, दूसरे नंबर पर मेरे नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरे नंबर पर बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील करेगा, कहाँ ज़्यादा सीखेगा, कहाँ उसको लचीलापन मिल रहा है, वहाँ उसको आप आंसर करके आएंगे। क्योंकि देखो भाई सीटेट में तो चारों ही आंसर होते हैं। बस आपको थोड़ा सा जो मैं नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा हूँ, इस नेगेटिव पॉजिटिव के माध्यम से सही आंसर ढूंढना है, बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। देखिए, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में इतने अंक प्राप्त करता है 75, उसकी मानसिक आयु क्या है? तो देखो भाई, इसका तो फार्मूला है, सीधे सीधे देख लो। IQ यानी कि बुद्धि लब्धि इक्वल टू होता है MA/CA इंटू 100। मेंटल एज, क्रॉनिकल एज। क्रॉनिकल एज का मतलब है कि बच्चे की वास्तव में जो आयु है उसकी, ये। और मेंटल एज यानी कि उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है, इंटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लेना। फिलहाल मैं आंसर बता देता हूँ सेकंड, बहुत ईजी है। देखो इसमें भी मैं एक जुगाड़ बता देता हूँ छोटा सा। अगर आपको ध्यान नहीं रहता कि भाई CA ऊपर आएगा या MA आएगा, तो MA मतलब माँ। देखो माँ ऊपर आती है सबसे पहले, सबसे संसार में जो सबसे ऊपर है, जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है वो माँ है। तो बस आप उसको ऐसे ही याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें इसी तरीके से याद करनी पड़ती हैं। माँ यानी कि MA ये ऊपर आएगा और CA नीचे इंटू 100।
अब जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता वो उसे भी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा होगा। भाई जो पॉजिटिव होगा वही सबसे अच्छा होगा, पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। चलिए, व्याख्या, व्याख्या विधि कहीं भी आए नेगेटिव कर देना। व्याख्या देना, भाषण देना, उदाहरण देना, ये नेगेटिव होता है। ना तो बच्चा व्याख्या सुनेगा आपकी, ना उसको भाषण पसंद है, और आप उदाहरण उसको इधर उधर के देते रहोगे, उसके समझ में नहीं आएगा। उदाहरण कौन सा, आप स्वयं अपने व्यवहार से उदाहरण दो उसको। तो व्याख्यान विधि बच्चों को पसंद नहीं है, क्योंकि आपके पास बच्चा 5 से लेकर 10 या 12 साल तक का है, ये बच्चा व्याख्या की विधि को नहीं समझता है, इसलिए आप नेगेटिव करेंगे इसे। सृजनात्मक कहीं भी आए पॉजिटिव करो, सृजनात्मक क्रियाकलाप। प्रयोगशाला विधि ये भी नेगेटिव है, क्योंकि ये बच्चे की पहुंच से बाहर होती है, प्राइमरी बच्चे को प्रयोगशाला विधि नहीं मिलती है। समूह वार्तालाप, वार्तालाप पॉजिटिव है। अब देखिए हम फिर फंस गए, कहाँ फंस गए, दो आंसर हो सकते हैं, या तो ये होगा ये होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव ही पूछ रहा है। दो तो नेगेटिव हैं, तो दो तो हमने आराम से निकाल दिए। अब इन दो में 50-50 का मामला, जो देखो कितना आसान है। हम देखेंगे विस्तार कहाँ है। अब समूह वार्तालाप, यहाँ सिर्फ वार्तालाप हो रहा है, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ वो खुद क्रिया कर रहा है, यानी बच्चे को सीखने की जो है ज़्यादा संभावना यहाँ पे है। वो सृजनात्मक कार्य करेगा। जब वो सृजनात्मक कार्य करेगा तो उसकी आँख भी यूज होगी, उसकी नाक भी यूज होगी, उसकी स्किन भी यूज हो रही है, उसके कान भी यूज हो रहे हैं, उसकी जबान भी, सब कुछ, उसकी सारी इंद्रियाँ, मैक्सिमम जो उसकी इंद्रियां हैं वो यूज होनी चाहिए लर्निंग में, तब वो ज़्यादा सीखेगा। तो सृजनात्मक काम जब काम करते हैं हम, कोई क्रियाकलाप करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होता है, जितनी हमारी इंद्रियां होती हैं। तो भाई जो जहाँ सबसे ज़्यादा विस्तार है वो आंसर करेंगे। मैंने आपको बताया, जब आप फंस जाओ सबसे पहले विस्तार देखो, दूसरे नंबर पर मेरे नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरे नंबर पर बच्चा ज़्यादा कहाँ सीखेगा, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील करेगा। 94 देखते हैं, निशक्त बालक। निशक्त बालक वो बच्चे हैं जो डिसेबल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं। वो डिसेबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है, आँखों से हो सकती है, कानों से हो सकती है, जबान से हो सकती है, दिमाग से हो सकती है, या फिजिकली कोई हो सकती है। निशक्त बालक की शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है, तो भाई देखो इसको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। समावेशी शिक्षा, ये जो समावेशी शिक्षा है इसकी बात NCF 2005 में की गई, RTE 2009 ने इसको बिल्कुल लागू कर दिया, और 1 अप्रैल 2010 से आजकल स्कूलों में ये चल रहा है, समावेशी शिक्षा। अच्छा, समावेशी शिक्षा होती क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब है कि एक ही विद्यालय के अंदर, एक ही कमरे में, एक ही टीचर के द्वारा दोनों बच्चे पढ़ेंगे। आपका जो नॉर्मल बच्चा है वो भी, और जो डिसेबल बच्चा है वो भी। तो ये समावेशी शिक्षा है, ये ध्यान आप रखना, और ये आजकल स्कूलों में चल रही है। ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गया था। निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रदान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, सेम ही है, 2 बार आ गया क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने अपनी समझ कहाँ से ली है? देखो इसको समझ लो, एक तो ये मानवतावाद, इसको तो आप नेगेटिव कर दो। वैसे नेगेटिव कुछ नहीं है, लेकिन ये जो मानवतावाद है ये 5 से 10 साल तक के बच्चे के सिलेबस में नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, इसे तो हटा दो। अब ये संज्ञानात्मक, ये भी पॉजिटिव है, व्यवहारवाद भी पॉजिटिव है, और रचनावाद भी पॉजिटिव है। लेकिन इस मामले में कि जो आपका NCF 2005 है वो उसका जो बेस क्या है, उसका बेस आपको रटना पड़ेगा। उसका बेस है रचनावाद, व्यवहारवाद नहीं है। बहुत बच्चे व्यवहारवाद इसका आंसर कराते हैं, रचनावाद है, ये प्रॉपर थ्योरी, आप इसको रटो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अगला देखें क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को अभिप्रेत समझा जा सकता है यदि। कब समझा जाएगा? जब कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, तभी तो बच्चों को हम मानेंगे भी वो अभिप्रेरित हो रहा है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हो। नियम आ जाए कहीं, नियमित आ जाए, नेगेटिव कर देना। बच्चा नियम के अंदर रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। बच्चा छोटा है, 5 से लेकर 10-12 साल का बच्चा होगा, वो स्वच्छंद रहना चाहता है, वो अपने तरीके से अनुभव प्राप्त करना चाहता है, वो नियम नहीं चाहता। थर्ड देखो, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। अनुशासन कहीं पे भी आ जाए, नेगेटिव कर देना। अनुशासन में ये बच्चा नहीं रहना चाहता, आप रखो भी मत। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने हुए स्कूल आते हैं। तो भाई ये भी अनुशासन ही हो गया, तो इसको भी नेगेटिव कर दो। ये जो डंडे ये नेगेटिव क्या, देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही हो गया, बट समझेंगे इसको भी। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछना पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है? जब बच्चा प्रश्न पूछे। अगर टीचर प्रश्न पूछे तो नेगेटिव है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, बच्चा प्रश्न कब पूछता है? बच्चा तब प्रश्न पूछता है जब बच्चे का सीखने का मन है और वो अटक जाता है, वो काम कर रहा है, उसको अच्छे तरह से समझ में आ रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, लेकिन वो कहीं अटक गया, तब वो प्रश्न पूछेगा। यानी कि उसके अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर सीखने का उसका मन है,
तब बच्चा प्रश्न पूछेगा। तो इसलिए बच्चे द्वारा प्रश्न पूछना पॉजिटिव और टीचर द्वारा प्रश्न पूछना नेगेटिव, क्योंकि जैसे ही टीचर ने कहा हाँ भाई अब मैं एक सवाल पूछूंगा, समझ लो बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। तो इसलिए टीचर ऐसा कोई काम ना करे जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो नेगेटिव है। वैसे देखो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस वेटेज है ये और कुछ नहीं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है? तो सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, भी सीधी सीधी बात है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन ये सीटेट की हैं, कहीं अलग से नहीं लाया मैं, और सीटेट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट और थ्योरी पे थ्योरी पढ़ते रहते हैं, और वहाँ जाके सर पीट लेते हैं कि यार ये मैं क्या पढ़ के आया था और ये क्या आ गया, तो सारा प्रैक्टिकल है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो भाई आप इसको मेरे तरीके से पढ़ो, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें बताता हूँ। और नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना, ये बिल्कुल आपको आंसर पर ले जा खड़ा कर देंगे, ले भाई इसको गोला कर दे और कर देना। चलिए यहाँ से देखते हैं, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। अब देखो शिक्षण सामग्री कौन कह देगा ये नेगेटिव, लेकिन मैं कहता हूँ ये नेगेटिव है। अगर आए शिक्षण सामग्री तो नेगेटिव यानी कि टीचिंग एड, लेकिन अगर आ जाए दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री तो पॉजिटिव है। ऑडियो विजुअल टीचिंग एड पॉजिटिव है, टीचिंग एड नेगेटिव है। बस इतनी छोटी सी बात आप याद रखोगे तो इसको बिल्कुल छोड़ दोगे, क्योंकि पॉजिटिव पूछ रहा है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। मैंने बताया चित्र नेगेटिव, उदाहरण देना नेगेटिव, व्याख्या करना नेगेटिव। अब अगर आपको मेरे नेगेटिव पॉजिटिव याद हैं तो आप इसको भी छोड़ दोगे। मैं ये भी बता देता हूँ क्यों नेगेटिव क्यों पॉजिटिव। उदाहरण देना, भाई देखो ये उदाहरण देना या व्याख्या देना ये बच्चे को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है। चित्र से बच्चा सीखता तो है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं सीखता है, बल्कि चित्र बच्चे को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब तक बच्चे की आंखों के सामने चित्र है, बच्चा उससे सीख रहा है, और जैसे ही चित्र गायब हुआ थोड़ी देर बाद बच्चा भूल जाता है। तो सीखता तो है, वेटेज तो है। हो सकता है बच्चा 50% सीख रहा हो, लेकिन 100% वो ठीक नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव। ये देखेंगे, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी। परीक्षा देने नहीं आ रहा बच्चा आपके पास, नेगेटिव कर दो उसको। बच्चा कुछ सीखने आ रहा है, कुछ क्रिएटिव चीज़ें सीखने आ रहा है, कुछ अनुभव लेने आ रहा है। उसने आसपास में जो अनुभव सीखा है उसको वो पक्का करने आ रहा है कि जो मैंने सीखा बिल्कुल सही है नहीं है सर जी से भी पूछ लेता हूँ चल के। और अगर आपको कहीं कमी लगती है तो आप उसको धीरे धीरे ठीक करेंगे, एकदम से उसके ऊपर उसके सर पर डंडा नहीं फोड़ेंगे। तो परीक्षा बच्चे की नहीं लेनी है प्राइमरी में। तो भाई देखो भाई, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो आंसर तो यही होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिव पूछ रहा है। लेकिन अब इसमें पॉजिटिव क्या है ये देख लेते हैं। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये जो 3 गोले लगाए ये तीनों नेगेटिव है। वास्तविक जीवन, देखो बच्चा जितना प्रैक्टिकली सीखेगा उतना कहीं भी नहीं सीखेगा। बातचीत करने से बच्चा सीखता है, बातचीत करना पॉजिटिव। और मदद या आवश्यकता, ये पॉजिटिव होता है। कब पॉजिटिव होता है? जब बच्चे की हो, यानी कि जो आवश्यकता है तो बच्चे की होनी चाहिए, मदद है तो भी बच्चे की होनी चाहिए। बच्चे की मदद की जा रही है तो ये मदद शब्द जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो वो पॉजिटिव पूछ रहा था, 3 चीज़ें पॉजिटिव मिल गई, आंसर कर दो। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो भाई पॉजिटिव मदद करता होगा। देखो वैसे तो अनुशासन मैं कहता हूँ नेगेटिव है, लेकिन अब अनुशासन का ही क्वेश्चन आ गया। देखो स्कूल में जो भी चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। लेकिन बस वही वेटेज है, कोई चीज़ 10% सिखा रही है, कोई चीज़ 20%, कोई चीज़ 30% सिखा रही है, कोई 50 सिखा रही है, कोई 75 सिखा रही है, कोई 100% सिखा रही है। हमें आंसर किसको करना होता है? हमें करना होता है जो 100% सिखा रही है। हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं ये आपको 100% की तरफ ले जाते हैं। तो भाई देखिए अब अनुशासन का ही क्वेश्चन आया है, कह रहा अनुशासन से क्या होगा? भाई कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी पड़ेगी हमें। चलिए यहाँ से देखते हैं, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, रटना, याद करना, सुनाना, स्मरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, ये सब बिल्कुल नेगेटिव और सबसे ज़्यादा नेगेटिव हैं, क्योंकि रटने से बच्चा कभी कुछ सीखता नहीं है, वो सिर्फ रट लेता है। दूसरा थोड़ा छोड़ दो, तीसरा देखो, चुप्पी साधे रहने के लिए। चुप्पी साधे का मतलब क्या है? कि बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है। आपको लगता है 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा चुपचाप बैठना पसंद करता है? अरे जब बच्चा पसंद नहीं कर रहा है तो आप उससे वो काम मत करवाओ, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है सारे का सारा बच्चे के आसपास है। हमें बच्चे के दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर आप बच्चे के दिमाग से सोचोगे तो सीटेट क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भाई बच्चा इसको पसंद नहीं करता, ये नेगेटिव। शिक्षकों को निर्देश देने में, निर्देश देना नेगेटिव,
और टीचर निर्देश दे तो बिल्कुल ही नेगेटिव। निर्देश नहीं देनी है टीचर को क्या करना है, बातचीत करनी है बच्चे से, मतलब कंफर्टेबल फील करवाना। निर्देश का मतलब ऐसे एकदम ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर नहीं, बच्चा पसंद नहीं करता है ऑर्डर, तो जो बच्चा पसंद नहीं करे उसको आप नेगेटिव करो। आप सोच रहे होगे कि बच्चे के हिसाब से थोड़ी चलेंगे, आपको बच्चे के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और नहीं तो सीटेट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो भाई, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बच्चा पसंद नहीं करता, ये भी नेगेटिव, बच्चा पसंद नहीं करता। तो अब आंसर क्या है, विनियमित और मॉनिटरिंग, कहीं पे भी आए इसको पॉजिटिव कर देना, इस वर्ड को। बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है। ये कहीं भी वर्ड आए इसको पॉजिटिव करके रखना, एक बहुत कम आएगा, लेकिन जहाँ भी आएगा आंसर बन के आएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दो शब्द साथ साथ आते हैं और आंसर ही होते हैं, उनमें से एक ये है। जैसे जैसे आएंगे आपको बताता जाऊँगा। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो भाई जो पॉजिटिव होगा वही सत्य होगा, ध्यान रखो। चलिए यहाँ से देखते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कहीं पे भी आए केवल, मात्र, एकमात्र, सिर्फ, ही, तो उसको नेगेटिव कर देना, रिडंडेंट नेगेटिव का ही होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको बाउंड कर देते हैं चीज़ों को, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं चीज़ों को, कि भाई आप सिर्फ ऐसा ही होगा, जबकि प्राइमरी में ऐसा नहीं है। प्राइमरी के बच्चा अगर कह रहा है ना सर 2 और 2 5 होता है, तो आपको मानना पड़ेगा कुछ देर के लिए, जब तक कि बच्चा खुद उसको प्रैक्टिकली ना कर ले कि नहीं सर वो मैंने गलत बताया था, 2 और 2 तो 4 होते हैं, तब आप कहोगे हाँ बेटा 2 और 2 4 होते हैं। तो ये केवल वर्ड नेगेटिव है प्राइमरी के लिए। दूसरा थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तीसरा देखो, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों से पूरी तरह निर्धारित होती है, बिल्कुल भी नहीं। देखो बच्चे का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण के मेल से होता है। किसी की थोड़ी कम भूमिका होती है, किसी की ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही चीज़ से सब कुछ हो जाएगा, कि आनुवांशिकता से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक तरफा बात हो गई। कभी एक तरफा बात हो तो आप उसको नेगेटिव मानना। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर दे। अब देखो ये फिर वही बात कर रहा है कि ये सिर्फ पर्यावरण की बात कर रहा है, कि जो पर्यावरण है, क्योंकि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों को कहाँ मिलेगा, पर्यावरण में मिलेगा, कि वो पर्यावरण से ही सब कुछ होता है। तो ये भी एक तरफा हो गया, इसलिए ये भी नेगेटिव, और इसीलिए ये भी नेगेटिव। देखो जन्मजात विकार का मतलब होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखो कुछ लोगों को शुगर होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, चाहे कितना ही अच्छा खा ले, नहीं होता ठीक वो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सारी चीज़ें सिर्फ आनुवांशिकता निर्धारित करती हो या पर्यावरण निर्धारित करती हो। कैसा है? ऐसा है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ये आंसर है, सीधी सीधी थ्योरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। चलिए, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, पियाजे ने तो ये बात कही है, बिल्कुल कही है, सही कहा है उसने। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। देखो पियाजे ने तो चरण ही दिए, स्टेजेस दिए, 4 स्टेजेस दिए, कि भाई बच्चा 4 स्टेजों में बढ़ता है। संवेगी अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक, अमूर्त या औपचारिक संज्ञानात्मक। तो ये बात तो ठीक है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, ये तो उसकी सेइंग है। तो ये तो तीनों चीज़ें कही है पियाजे ने। तो क्या नहीं कहा? अभ्यास। अभ्यास हमारा वैसे भी नेगेटिव है, अभ्यास कहीं पे भी आया इसको नेगेटिव करना, और वो नेगेटिव ही पूछ रहा है, तो आंसर ये हो गया। अच्छा, अभ्यास जो है ये एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाता है। कौन सी कंडीशन आएगी? अगर खेल की बात हो रही है तो अभ्यास पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। कैसे करते हैं? तो भाई ये प्रॉपर थ्योरी पियाजे की है। संवेगी गत्यात्मक अवस्था, ये कौन सी अवस्था होती है? ये पहली अवस्था है, और वो पहली जो अवस्था होती है वो 0 से लेकर 2 साल तक। तो 0 से लेकर जो 2 साल तक है वो बच्चा पर्यावरण के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। देखिए, चिंतन कर लेगा क्या 2 साल का बच्चा? नहीं कर सकता। टेलीग्राफिक स्पीच नहीं कर सकता। नैतिक निर्णय बिल्कुल भी नहीं ले सकता। बल्कि 0 से लेकर 4 साल तक जो बच्चा होता है उसमें जो नैतिकता होती है वो 0 होती है। तो वो क्या करता है? संवेग, जो उसके संवेग हैं या गत्यात्मक क्रिया जो होती है, जैसे हाथ पैर हिलाना, इधर लुढ़क जाना, उधर लुढ़क जाना, इस सब चीज़ों से बच्चा अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है। सीधी सीधी थ्योरी है, पियाजे जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक? अच्छा, ये पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, इसकी जो उम्र होती है 2 से लेकर 7 तक। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे की उम्र पता होनी चाहिए कि ये जो अवस्था बता रहा है, इस अवस्था में बच्चे की उम्र क्या है। आप आंसर कर लोगे 2 से 7 साल का बच्चा।
विचार की एक सीमा नहीं है, मतलब 2 से 7 साल का बच्चा क्या चीज़ है जो नहीं कर पाएगा। देखो भाई, अनुक्रमणीयता ये होती है बच्चे में, ध्यान कर लेगा क्या बच्चा? नहीं। 2 से लेकर 7 साल का बच्चा ध्यान नहीं कर सकता, आंसर तो यही रहेगा। बाकी जो ये तीनों हैं ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की विशेषताएं होती हैं। प्याजे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। के अलावा, जब वो पूछे के अलावा या सिवाय, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है ऑड मैन आउट, यानी कि 3 तो चीज़ें इसमें पॉजिटिव होंगी, 1 नेगेटिव होगी, या 3 नेगेटिव होगी, 1 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें एक चीज़ ऐसी है जो भूमिका नहीं निभाता, बाकी जो 3 चीज़ें वो निभाते हैं, तो हमें इसमें से नेगेटिव निकालना है। देखिए, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करना है। ठीक है, खेल में बच्चा कौशल सीखता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये बात भी ठीक है। बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है, हो सकता है कोई बैटिंग में एक्सपर्ट हो जाए, कोई बॉलिंग में, कोई फील्डिंग में, तो ये बात ठीक है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये बात भी ठीक है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये गलत है। देखो, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कुछ लर्निंग ना हो रही हो, है ना, बच्चा कुछ सीख ना रहा हो, बच्चा कुछ क्रिएटिव ना कर रहा हो, बस टाइम पास कर रहा हो, वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा। तो देखो, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब प्रश्न की बात आए तो आप वो प्रश्न देखना जिसके बहुत सारे आंसर हों, वो प्रश्न पॉजिटिव होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? इसका उत्तर होगा हाँ या ना, 2 उत्तर। सही जवाब क्या है? ये वाला है, 1 उत्तर। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? हाँ या ना, इसमें 2 उत्तर आएंगे, इसमें 1 आएगा, इसमें भी 2 आएंगे। अब ये देखो, विभिन्न तरीके, कहीं पे भी आया जाए विभिन्न, भिन्न, विविध, वैविध्यपूर्ण, ये 4 वर्ड आए, पॉजिटिव कर देना। तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो भाई यही पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था। आंसर देखो, पॉजिटिव से बिल्कुल तुरंत आंसर मिल जाता है। अगर आपको पता हो कि विभिन्न पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है, फट से इसको आंसर कर देना, नीचे तो पढ़ना ही मत, कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर बिल्कुल सही होगा, 1 नंबर पूरा मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पॉजिटिव देखेंगे भाई, पॉजिटिव जो सबसे अच्छा वही है जो पॉजिटिव है। अब मैं आपको बता दूं, ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव पता ना हो तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते, और अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव पता हो और इनमें से कुछ भी पता ना हो, सिर्फ आपको पता हो ये शब्द नेगेटिव या पॉजिटिव, आप आंसर कर जाओगे। तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव बहुत बेहतरीन तरीका है, ये मेरे सालों का निचोड़ है। इससे आप सीटेट में 100 से ऊपर ही, और मैं तो कहता हूँ 110 120 तक भी आप बड़े आराम से जाओगे। और अब वो ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि जब आप भर्ती होगी तो सीटेट के नंबर भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव सीख लो भाई, बहुत काम आएंगे आपके। चलिए, पॉजिटिव पूछ रहा है, देखते हैं। परियोजना विधि, पॉजिटिव। क्षमता समूह बनाना, पॉजिटिव। रैंकिंग, नेगेटिव। करके सीखना, पॉजिटिव। परियोजना, पॉजिटिव। सहयोग से सीखना, पॉजिटिव। सिथमेटिक इकाइयाँ, ठीक है। नियमित इकाई, नेगेटिव। नियमित नियम, नेगेटिव। परीक्षण, नेगेटिव। रैंकिंग, नेगेटिव। व्यक्तिगत अधिगम, पॉजिटिव। क्षमता समूह बनाना, नेगेटिव। छात्रों की लेवलिंग, ये मैंने ये पॉजिटिव है। क्षमता समूह बनाना पॉजिटिव, छात्रों को लेवलिंग करना, उन पर लेवल लगा देना, भाई ये होशियार है, ये नालायक है, ये खेल में बहुत अच्छा है, ये खेल में बहुत खराब है, ये नेगेटिव। पूछ पॉजिटिव आता है। आप देख लो तीनों में गोले कहाँ पे हैं, तो इसमें है। अब आप नेगेटिव पॉजिटिव अगर इन शब्दों को जानते हो तो बहुत अच्छे से आंसर कर दोगे। तो मित्रों, ये आज की क्लास थी। देखिए, ये एक्चुअली ये प्रॉपर क्लास है, ये प्रैक्टिस नहीं है। कभी आप सोचो कि मैं ये जो क्वेश्चन कराता हूँ ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, ये क्लासेस हैं, प्रैक्टिस तो अलग से कराऊंगा। और प्रैक्टिस आप अपने आप कर लो, मेरे 7-8 वीडियो देख लो, इसके बाद सीटेट का कोई सा भी पेपर उठा लेना और फिर मुझे बता देना आंसर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, नोट्स PDF कुछ भी चाहिए हो, इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, आपको मिलेंगे। और देखो भाई, अगर आपको कोई चीज़ गड़बड़ लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, कुछ पूछना चाह रहे हो या आप मेरी सराहना करना चाह रहे हो, तो कमेंट जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। परिवार बढ़ता है तो अच्छा लगता है। चलिए मित्रों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे जल्दी ही अगली क्लास में, जब तक के लिए जय भारत, जय शिक्षक।